Hello students, welcome back with our second video. First video was based on Coulomb's law and today we are going to study Coulomb's law in vector form. Before starting that, what is Coulomb's law in vector form? We shall revise Coulomb's law. What was Coulomb's law? Okay. Coulomb's law बच्चों क्या था कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक Q1 और एक Q2, यही था ना। और ये सेपरेटेड है r डिस्टेंस से, स्मॉल r मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा था, देखो मैंने आपको बताया था कि इसका कंपैरिजन किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कि जैसे कि हम पढ़ते थे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास कितना है m1, दूसरे का मास कितना है m2। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, कौन से दो चार्जेस, अब ये चार्ज रखे हुए हैं, एक Q1 है, दूसरा क्या है आपका Q2 है। अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ये प्लस प्लस हुए तो रिपल्शन होगा, माइनस माइनस हुए तो रिपल्शन होगा, और प्लस माइनस हुए तो अट्रैक्शन होगा। यानी कि चार्ज कोई भी हो, इनके बीच में फोर्स लगना तय है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि वो फोर्स कितना होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। इतना फोर्स लगता है, हमने ये पढ़ा था। देखो आप सब जानते हैं बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, लेकिन मैंने इस पे वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं किया। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर जब भी वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं तो उसके वेरिएबल के ऊपर, उसके सिंबल के ऊपर वेक्टर का सिंबल आ जाता है। लेकिन अगर हम वेक्टर की क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। यही पढ़ा था ना हमने, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे देखेंगे। तो अगर एक चार्ज रखा हुआ है हमारा Q+Q1, ठीक है, और दूसरी डिस्टेंस पर रखा हुआ है हमारा यानी कि r डिस्टेंस पर +Q2 चार्ज। अब ये चीज़ से आप अच्छे से समझते हैं कि अगर ये दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं और ये चार्जेस कैसे होंगे बच्चों, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट में रखे होंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है ना, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में रखा होता है। तो एक +Q1 चार्ज रखा हुआ है, एक +Q2 चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। कितनी है बच्चों, स्मॉल r। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। एक बात तो पक्की हो गई, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि नज़दीक रखे हुए हैं ना, नज़दीक रखने से इंटरेक्शन होता है। अब वो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, अच्छा बच्चों मुझे आप बात बताइए कि सपोज करो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इसको रिपेल कर रहा है। रिपेल करने का मतलब ये मान के चलता हूँ मैं कि ये फुटबॉल हो गई और सपोज करो ये एक बॉय हो गया। तो इस बॉय को, इस फुटबॉल को लात मारनी है, तो उधर को ही तो मारेगा ना लात। ये ऐसी रिपेल का मतलब तो ये हुआ ना भाई, अपनी तरफ खींचता तो अट्रैक्शन हो जाता, लेकिन ये उधर को लेकर के जाएगा तो रिपल्शन, तो यानी कि इसको बेसिकली लात मारनी है उस तरफ। तो लात लगने का तरीका क्या होगा हमारा, ये वाला होगा ना। अब ये जो लात लगी है ये किसके ऊपर लगी है, मुझे ये देख करके बताओ। ये लात किसके ऊपर लगी है, Q2 के ऊपर लगी है ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि फोर्स ऑन Q2 लगा। क्या लगा बच्चों, Q2 पे फोर्स लगा। भाई Q1 ने लात मारी Q2 को, तो इधर को ही तो लगाई है ना लात। फोर्स लगा किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। किसके कारण लगा है, Q1 के ऊपर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, F21। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि F21। इधर को जो फोर्स लग रहा है इसका मैंने नाम दे दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। जो लिखेंगे उसको अच्छी तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि कैसे लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, F21। ओके,
डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। जब मुझे Q1 से Q2 की तरफ जाना है, कैसे जाना है, Q2 से Q1 की तरफ, यानी कि ऐसे जाना है, तो मैं R12 कैप लिखता हूँ। यानी कि R क्या है, जब कैप लगा देते हैं 11th क्लास में हमने पढ़ा था, ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि डायरेक्शन की भाई डिस्टेंस कितनी होगी R। लेकिन जब मैं 1 से 2 की तरफ को जा रहा तो इस डायरेक्शन को कहा मैंने R12, यानी कि 1 से 2 की तरफ। इसका सिर्फ इतना मतलब है, डिफाइन कर दिया ना कि 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। और जब मैं 2 से 1 की तरफ आऊँगा तो इसको मैंने कह दिया R21, यानी कि 2 से 1 की तरफ। इसको फर्क कुछ नहीं पड़ा, इसको देख करके आपको ये पता लगता है कि आप 2 से 1 की तरफ गए, और यहाँ से देख के क्या पता लगता है, आप 1 से 2 की तरफ गए। तो इधर को जाने के लिए R12 कैप और इधर से जाने के लिए R21 कैप। क्लियर? ठीक है, ये डायरेक्शन मेंशन हो गई। यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या था, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये क्या होगी, R12 कैप इधर जाने के लिए, और ये इधर जाने के लिए क्या होगी, R21 कैप। तो यहाँ तक स्केलर आ चुका था, अब यहाँ पे डायरेक्शन आनी जरूरी है। अब देखो, जब 2 पे फोर्स लगा, मुझे एक बात बताओ, इधर खड़े होकर के इसको लात मारी ना, तो लात किधर को लगी, उधर को ही तो लगी, बाहर की तरफ को। और उधर को डायरेक्शन कौन सी जा रही है हमारे डायग्राम में, R12 नहीं जा रही है। दोबारा समझाता हूँ इसको। देखो F21 क्या है, F21 है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फोर्स ऑन चार्ज Q2, यानी Q2 पर लगने वाला फोर्स है। Q2 पर लात किधर को लगी, मुझे सिर्फ ये देख के बताओ, उधर को लगी है कि नहीं। और उधर वाली डायरेक्शन ध्यान से देखो, मेरी फिंगर जैसे चल रही है, डायरेक्शन R12 कैप ऐसे उधर को ही तो बता रही है। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आएगी, यानी कि F21 की जो डायरेक्शन है वो R12 कैप है। अब ध्यान से देखो, ये मैग्नीट्यूड भी हो गया, ये डायरेक्शन भी होगी, तो क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी एलिमेंट जस्टिफाइड हो गया, बिल्कुल हो गया। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अब मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कि यूनिट वेक्टर आपने याद करो क्या पढ़े थे। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था, अगर आपको किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था 11th क्लास में। अगर किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको पता करनी है तो उसी का वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते थे कि नहीं। सिमिलरली अगर मुझे क्या मालूम करना है, R12 कैप मालूम करना है कितना होगा, तो क्या लिखूंगा, R12 वेक्टर अपॉन R, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो R ही है ना भाई। R इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, तो ये पहली इक्वेशन मान के छोड़ देंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। आप मुझे बच्चों एक छोटी सी बात बताइए, Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 के ऊपर लात मारी, यानी कि रिपल्शन किया, लेकिन इंटरेक्शन तो दोनों के बीच में होगा ना। इसका मतलब Q2 Q1 को उधर को लात मारेगा, है ना भाई। रिपल्शन तो दोनों तरफ से हो रहा होगा ना, एक तरफ से तो होने से रहा, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको कहेगा चल उधर को, ये इसको कहेगा चल उधर को, है ना। तो यानी कि ये जो केस इसके इधर से थे वही सारे अपोजिट हो जाएंगे। तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली F12। अब आप इसका मतलब मुझे खुद बता दोगे F12 का मतलब क्या है, क्या बताओगे, F12 क्या होगा। जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, F12 होगा फोर्स ऑन चार्ज किसके ऊपर, Q1, और ड्यू टू किसके कारण, Q2 के कारण। यानी कि Q1 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, ऐसे। ये अब की बार इधर खड़ा है, अब की बार बॉल इधर आएगा, ये इसको इधर को लात मारेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, F12 इजिकल टू 1 अपॉन, देखो चार्जेस तो सेम ही है तो एक्सप्रेशन भी सेम होगा, Q1 अपॉन Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर को लात किधर को लगी, इधर को लगी, और इधर को डायरेक्शन कौन बता रही है डायग्राम में, ध्यान से देखो, R21 इधर की डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, R21 कैप। ये वाले दोनों वेक्टर क्या हो गए आपके, दोनों एक्सप्रेशन रेडी हो गए। ओके बच्चों, अब देखने वाली बात क्या है, अब देखिए बच्चों, अब आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं भाई, Q1 और Q2 चार्ज रेस्ट में रखे थे, ये क्या करके चले थे। तो डायरेक्शन के अलावा कुछ और तो नहीं बदल रहा ना, मतलब मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा डिस्टेंस का, R तो उतना ही है। अगर 10 मीटर की दूरी पर रखे थे, अभी भी 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए, सिर्फ हमने जो बात अलग की थी वो इधर जाने की बात की थी, इधर से इधर को और एक बार इधर से इधर को। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर ये 10 मीटर की दूरी पर रखा था तो 10 ही तो रहेगी ना ये भी। तो देखने वाली बात क्या है, ये है
R12 यूनिट वेक्टर जो है, क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं? बताओ। पूरे 11th क्लास में हमने यही काम किया। अगर कोई चीज़ इक्वल एंड अपोजिट हो तो माइनस के साथ लिख देते हैं दूसरे को। क्लियर? यानी कि R12 कैप और R21 कैप एक ही बात है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपके पास दो इक्वेशन आई थी, एक F12 और एक F21। क्लियर? तो उन दोनों में आप क्या अंतर करेंगे? तो आप किसी भी एक इसकी वैल्यू, यानी कि वो आपके पास एक पहली इक्वेशन थी, एक दूसरी इक्वेशन थी और ये तीसरी इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल लास्ट वाली में डाल देते हैं। तो पहले वाली में लिख लेता हूँ क्या थी। पहले वाला एक्सप्रेशन क्या था? पहले वाला था F21। अब वेक्टर लगाएंगे बच्चों, देखो वेक्टर फॉर्म में लग रहे हैं। अगर आप फोर्स पे वेक्टर नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये वेक्टर है। ये जब आप नहीं लगाते तो ये स्कैलर हो जाता है। F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R²। और ये था आपका R12 कैप। देखो ये था क्या पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था? F12 कैप, जो सिमिलरली से आपने बनाया था, 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 × R²। और दूसरा एक्सप्रेशन आई थिंक आपका ये था। ऐसे ही तो था ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, R21 की जगह, ध्यान से देखो इसको, जिसको मैंने सर्कल किया है, R21 की जगह अब मैं R12 लिख सकता हूँ कि नहीं? बताइए। अभी थर्ड इक्वेशन बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग R12 लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस के साथ में, है ना? ये तो सीखा था। ये माइनस बाहर आ जाएगा। ये इक्वेशन अब क्या बन गई हमारी? अब आप इसको फोर्थ मान लो मन में, या आप इसको मेंशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ज़रा फर्स्ट एंड फोर्थ को ध्यान से देखना। ये तो दोनों एक ही इक्वेशन नहीं नज़र आ रही है। देखो अंतर क्या है, मैं बताता हूँ क्या अंतर है। F12 माइनस F21 ऐसे ही तो दिखाई दे रहे होंगे ना। देखो जरा ध्यान से, देखो सिर्फ माइनस का अंतर है, इक्वल एंड अपोजिट आ गए। और ये हमने कहीं पढ़ा था, ये हमने 9th में भी पढ़ा था, ये हमने 11th में भी पढ़ा था। यानी कि 1 ने अगर 2 पे फोर्स लगाया तो 2 ने भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है ये बच्चों? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन वाला। अगर 1 ने 2 पे फोर्स लगाया तो 2 भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ। क्या हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस? कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी आपका वेरीफाई कर देता है कि वो बात भी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ज़्यादातर बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपका कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म ही पूछा जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा कि कूलम्ब्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे उसका, जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन लिखो 1 या 2 नंबर के अंदर, तो वो आप अपने आप से अगर नहीं भी गिवन है तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वो बेसिक था, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हमेशा स्टैंडर्ड बात ही लिखते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो कूलम्ब्स लॉ से को आपने एक बात आपने नोट की आज कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। दूसरा, जो कूलम्ब्स लॉ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आपके जो ये फोर्सेस जो काम करते हैं, भाई 1 2 पे फोर्स लगा रहा है और 2 1 पे फोर्स लगा रहा है, ये हमेशा फोर्स जो है ना दाएं बाएं नहीं लगेंगे, ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। ये ऐसे लगेगा और ये ऐसे लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होंगे, ये दाएं बाएं नहीं लगेंगे, ऊपर नीचे नहीं लगेंगे, ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इसलिए इनको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। कैसे फोर्सेस है? सेंट्रल फोर्स। तो पहली बात आपकी इनकी इंपॉर्टेंस ये हुई कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। साथ साथ आती है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? सबसे बड़ी तो लिमिटेशंस ये है कि इस चार्ज को आप हिला ही नहीं सकते, ये चार्ज रेस्ट में होना चाहिए ए बी। जब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो अगर चार्ज मूवेबल है तो ये फंडा फेल हो जाएगा आपका। दूसरी बात, ये पॉइंट चार्जेस आप क्या क्या चले थे, कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, तो पॉइंट चार्जेस पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर चार्जेस बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये चार्जेस के जो अगर गैप है, अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, तो न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप एक इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये था बच्चों आपका कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म।
ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलती रहेंगी बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में कि आप इजीली अच्छे से समझ सकते हो। बच्चों यहाँ पे स्कूल का डेकोरम मेंटेन करने वाली कोई बात नहीं है कि हमें ऐसे ही समझना है, ऐसे ही समझना है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वो लैंग्वेज कोई भी हो। अगर आपको लगता है कि ये तरीका बेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझको मोटिवेशन मिले और अच्छे से आपके लिए वीडियोस बनाने का। मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको कंसेप्ट इजी वे में समझ आ जाए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।